1 फरवरी 2003 दुनिया के इतिहास का ऐसा मनहूस दिन जिसने पूरी दुनिया के लोगों की आंखें नम कर दी थीं। इस दिन एसटीएस 107 में सवार कल्पना चावला और उनके 6 क्रू मेंबर्स की पृथ्वी पर लौटने के वक्त स्पेस शटल के साथ जलकर जान चली गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्पेस शटल के लॉन्च के अगले ही दिन इसे अंतरिक्ष में भेजने वाली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? और लॉन्च से पहले कई बार इस कोलंबिया स्पेस शटल में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तो इसे आखिर लॉन्च किया ही क्यों गया? और क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था? अगर आपके जहन में भी इस स्पेस मिशन को लेकर ये सवाल आते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 17 मार्च 1962 के दिन हरियाणा के छोटे से जिले करनाल में जन्मी कल्पना ने अपने जीवन में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बनने का सफर तय कैसे किया था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना बचपन से ही स्पेस में जाना चाहती थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की, जिसके बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई शुरू की। साल 1976 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल करके कल्पना देश की पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी। साल 1984 में कल्पना ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री की। इस दौरान उन्हें जिन पियरे हैरिसन से प्यार हुआ और 1983 में दोनों ने शादी कर ली। फिर 1988 में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। उसी साल उन्होंने नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। 1991 में कल्पना को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और कल्पना की मेहनत और दृढ़ निश्चय देख नासा ने 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल किया। 19 नवंबर 1997 के दिन अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ कोलंबिया स्पेस शटल में बैठ कल्पना ने पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। एसटीएस 87 नासा से जाने वाले इस मिशन के दौरान कल्पना ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 के दिन इस स्पेस शटल ने धरती पर सक्सेसफुल लैंडिंग की। इस मिशन को पूरा करने के साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी थी। कल्पना के इस मिशन की सफलता देखते हुए 2001 में नासा ने कल्पना को एक और स्पेस मिशन के लिए चुना, जिसे एसटीएस 107 नाम दिया गया। लेकिन इस मिशन के दौरान यूज किए जाने वाले कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही तकनीकी खराबियों की वजह से इसके लॉन्च को पूरे 18 बार पोस्टपोन किया गया था। 2 साल तक नासा ने इस शटल में आ रही अलग अलग खराबियों को ठीक किया, लेकिन नासा ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये शटल स्पेस मिशन के लिए फिट नहीं है। बस वो उसे बनाए जा रहे थे और फाइनली नासा को लगा कि ये स्पेस शटल अब मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और 16 जनवरी 2003 के दिन इसे लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। इस लॉन्च के दौरान क्रू मेंबर्स काफी खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनमें से कुछ क्रू मेंबर्स जिंदगी में पहली बार स्पेस में जा रहे थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये उड़ान उनके जीवन की पहली और आखिरी उड़ान होगी। खैर, 16 जनवरी की दोपहर को कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने रॉकेट के साथ फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी और कल्पना का क्रू सही सलामत स्पेस में पहुंच गया, जहां उन्होंने 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहकर अपने मिशन को पूरा किया। और 1 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना होकर तेजी से धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और उस पर वायुमंडल की गैसों का प्रेशर और घर्षण बढ़ता है, जिससे कुछ ही सेकंड में कोलंबिया स्पेस शटल एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और अपने अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ जलकर राख हो जाता है। शुरुआत में तो इस दुर्घटना के पीछे का कारण अनजाने में हुई क्रू मेंबर्स की कोई गलती को माना जा रहा था,
लेकिन जब इस मामले की तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऐसा सच सामने आया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। इस जांच के मुताबिक जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट के साथ उड़ान भर रहा था, तभी उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर लगाए हुए इंसुलेशन फोम का बड़ा सा टुकड़ा करीब 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग में जा टकराता है, जिससे उस विंग पर लगी रीइंफोर्स्ड कार्बन यानी आरसीसी की कोटिंग में 10 इंच गहरा गड्ढा बन जाता है। लॉन्च के दौरान तो इस घटना पर किसी की नजर नहीं जाती। हालांकि लॉन्च के दूसरे दिन नासा के इंस्पेक्टर फोटो वॉकिंग ग्रुप डिवीजन को इस घटना के बारे में पता लग चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये उनकी लापरवाही थी? और क्या कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी? लेकिन उसे समझने से पहले इसके साथ जुड़ी बेसिक टर्म्स को समझना होगा। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होते हैं, उस स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट ले जाने के लिए सबसे जरूरी होता है फ्यूल, जो कि दो तरह के होते हैं, लिक्विड एंड हाई फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत ही कम टेम्परेचर में ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसे एक्सटर्नल फ्यूल टैंक में भरा जाता है, जिसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहरी गर्मी इस फ्यूल पर असर ना करे। इस फ्यूल टैंक और रॉकेट के साथ स्पेस शटल को अटैच किया जाता है और बाहरी गर्मी से स्पेस शटल को नुकसान ना हो, इसलिए इस पर अनेक तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें छोटी छोटी टाइल्स का आकार देकर शटल पर लगाया जाता है। स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगी व्हाइट टाइल्स इसे 1200 डिग्री तापमान से बचाती है। वहीं इसके निचले हिस्से में लगी डार्क टाइल्स इसे करीब 2300 डिग्री की हीट से बचाती है। और रॉकेट से निकल रही गर्मी का सबसे ज्यादा असर शटल के विंग्स पर होता है, जिसे गर्मी से बचाने के लिए इन पर आरसीसी की टाइल्स लगाई जाती है, जो इसे करीब 3000 डिग्री की हीट से बचाती है। और कोलंबिया स्पेस शटल के लॉन्च के दौरान हुई दुर्घटना से इसके विंग के इसी आरसीसी पैनल में करीब 10 इंच का छेद हो जाता है। अब 1 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला और उनका क्रू पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है, तो घर्षण से गर्म हुई हवा शटल के विंग में हुए इस छेद के कारण उसकी अंदरूनी सतह तक पहुंचने लगती है, जिससे हर तरफ से शटल को डैमेज होने लगता है। और अचानक से शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक खतरनाक झटका लगता है और शटल में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वे सभी बेहोश हो जाते हैं। इस दौरान शटल में हवा का भारी दबाव होने की वजह से उनके शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है और शरीर में मौजूद खून उबलने लगता है, जिससे शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी बेहोशी में ही मौत हो जाती है, जिसकी कुछ देर बाद हीट से शटल भी एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और अपनी इस आखिरी उड़ान में जलकर राख हो जाता है। तो क्या इस घटना को वाकई में टाला जा सकता था? तो इस पर डेविड बेकर, जिन्होंने शटल प्रोग्राम में काम किया था, उनकी थियरी के मुताबिक स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन क्रू मेंबर्स को बचाया जा सकता था। उनके मुताबिक नासा अगले ही महीने यानी कि 1 मार्च को अटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था। और अगर नासा इस दुर्घटना को शुरू में ही सीरियसली लेता तो इस शटल की प्रिपरेशन को 6 हफ्तों की जगह 4 हफ्तों में फिनिश करके इसे रेस्क्यू मिशन के लिए लॉन्च किया जा सकता था। और कोलंबिया स्पेस शटल की बात करें तो इसमें एस्ट्रोनॉट को 30 दिनों तक जिंदा रखने जितना सप्लाई भी था। वैज्ञानिक की इन्हीं थियरीज की वजह से नासा पर कई सवाल खड़े हुए थे। आखिर उन्होंने इस घटना को सीरियसली क्यों नहीं लिया? तो इसी घटना पर लिखी विलियम हारवुड और माइकल केबीज की बुक कॉम चेक के मुताबिक नासा के इंस्पेक्टर फोटो वॉकिंग ग्रुप और डेब्रिस असेसमेंट टीम ने लॉन्च के 3 दिन के अंदर नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम ऑफिस की मैनेजर लिंडा हैम से यह गुजारिश की थी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कांटेक्ट करके उन्हें इंसुलेशन फोम के टकराने वाली दुर्घटना की हाई रेजोल्यूशन इमेज मंगवाए। लेकिन लिंडा हैम ने दोनों ही ग्रुप्स की गुजारिश को ये कहकर
टाल दिया था कि ये इतना सीरियस इशू नहीं है। हालांकि लिंडा हैम से फोटोज की रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के बाद नासा की डेब्रिस असेसमेंट टीम ने कंप्यूटर सिमुलेटर की मदद से यह अंदाजा लगाया था कि जब 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा इंसुलेशन फोम का टाइल 800 किलोमीटर की रफ्तार से जब विंग से टकराता है तो कितना डैमेज होगा, जिससे वो ये बता पाए थे कि धरती पर वापस आते वक्त शटल को हीट डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन असली और नकली में तो फर्क होता ही है, इसलिए वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि आखिर कितना हीट डैमेज हो सकता है।